नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है, अगर बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। बहुत पहले की बात है, एक राज्य में दूसरे राज्य से आए हुए जासूस को पकड़ लिया गया और जासूसी के जुर्म में उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। जब उसे फांसी चढ़ाई जा रही थी तभी बीच में रस्सी टूट गई और वह ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरने के बाद वह एक तरह से पागल ही हो गया और जोश में होश खोते हुए उसने कहा, जिस राज्य को रस्सी बनाने तक नहीं न आती हो वह हमारे राज्य की बराबरी क्या करेगा। उस समय ऐसी मान्यता थी कि यदि किसी को फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो और उस दौरान अगर रस्सी टूट जाए तो प्रभु की इच्छा है कि वह व्यक्ति जीवित रहे, यह मान करके उस व्यक्ति को जीवन दान दे दिया जाता था। रस्सी टूटने की यह सूचना लेकर के एक दूत महाराज के पास गया और उसने महाराज को यह पूरी घटना सुनाई। तभी महाराज ने उससे पूछा कि क्या उसने इसके बाद कुछ कहा। दूत ने अपना सिर झुकाते हुए महाराज को बताया कि महाराज, वह तो कह रहा था कि जिस राज्य को रस्सी बनाने ना आती हो वह हमारे राज्य की बराबरी क्या करेगा। महाराज जो है अभी जब दूत से बात कर रहे थे तो वो माफ़ीनामे पर दस्तखत करने जा रहे थे, पर उसके बाद दूत की बात सुन करके महाराज तुरंत रुक गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने माफ़ीनामे को फाड़ दिया और कहा, चलो अब हम उसे बताते हैं कि हमारे राज्य की रस्सी कितनी मजबूत होती है। और महाराज उस दूत के साथ उस स्थल पर गए और वहाँ पर उन्होंने उस जासूस को दोबारा फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया और इस बार रस्सी नहीं टूटी और वह दूत मृत्यु को प्राप्त हुआ। कितनी सारी समस्याएं और कितनी सारी चिंताएं हमारी ज़बान की देन होती है। हमारी ज़बान एक तरह से चाकू की तरह होता है और इसमें एक धारदार हिस्सा होता है और एक हैंडल वाला हिस्सा होता है। यदि हम हैंडल वाले हिस्से का प्रयोग करें तो ना सिर्फ हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा बल्कि हम चिंतामुक्त भी रहेंगे, जबकि अगर हम धारदार हिस्से वाले की तरफ से पकड़ते हैं तो हमारा जीवन समस्याओं से घिर जाएगा और हम हमेशा परेशानियों का सामना करते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी ज़बान जो है कितनी ज़्यादा असरदार है और यह हमें मुश्किलों में भी ला सकती है और इससे हमें खुशियाँ भी मिल सकती है। कुछ घटनाएं आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगा। सबसे पहली घटना वो उस समय की बात है जब मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी दुकान वाच हाउस पर बैठा था और सुबह का समय था, मैं दुकान को खुलवा रहा था। तभी दुकान खुले हुए अभी कुछ देर भी नहीं हुए थे कि तभी एक सेल्समैन जो है दुकान पर आए और हमने उन लोगों से हमारे दुकान के लोगों ने पूछा कि आपको कोई घड़ी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, घड़ी नहीं चाहिए। मैं एक सेल्समैन हूँ और एक लोशन बेचने आया हूँ, सफाई का लोशन बेचने आया हूँ। तो वहाँ पर मैं भी था और हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने हमारे पास भेज दिया और उन्होंने मुझसे भी वही बात बताई कि मैं ये लोशन बेचता हूँ और ये सफाई का लोशन है, बहुत अच्छा लोशन है। मैंने उन्हें बताया, देखिए बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग सिर्फ इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। आपका सामान तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, आपको शुभकामनाएं ज़रूर दे सकता हूँ कि आपका जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिके। यह सुन करके भावुक हो गए, एकदम लगभग रोने की जैसी स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा, देखिए इतने दिनों में जब से मैं काम कर रहा हूँ किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। सब लोग मुझसे एकदम पीछा छुड़ाना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग जो है मुझसे दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने आगे मुझे बताया कि मेरी स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। पहले मैं बहुत ही अच्छे परिवार से था और मेरा अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन समय का रुख कुछ ऐसा बदला कि मुझे आज ये काम करना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत दुख हुआ उनकी बातें सुन करके, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे शुभकामनाएँ भी दी कि मुझसे मिलके उनकी बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कभी मैं इस रोड से अगर दोबारा गुजरूंगा तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो एक आध बार उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे छोटे से वाक्य से उनके जीवन पर एक अच्छा असर हुआ और उनका पूरा दिन एक अच्छे तरीके से गुजरा होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। एक और उदाहरण जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा वह यह है कि आप जानते हैं कि मैं एक लेखक हूँ
और मुझे किताबें लिखना पसंद है। तो किताबें लिखना तो मुझे पसंद ही है, साथ ही साथ मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है। और मैं संभावनाएं ज़्यादा है कि मैं प्रति महीने लगभग 10 से 15 किताबें खरीद करके मंगवाता हूँ और उसे पढ़ता हूँ। और ज़्यादातर किताबें मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ। और क्योंकि किताबें अक्सर मेरे पास आती रहती 10-15 किताबें, तो उन्हें पहुँचाने के लिए बहुत सारे डिलीवरी बॉय भी मेरे पास आते हैं। तो क्योंकि अक्सर उनसे मुलाकात मेरी होती रहती थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उनके बारे में जानूं, जैसे उनके नाम क्या है, वे कहाँ पर रहते हैं और खाली समय में क्या करते हैं, इत्यादि इत्यादि। एक बार की बात है, जिस वेबसाइट से मैं किताबें ऑर्डर किया करता था, उसी वेबसाइट से मैंने एक मोबाइल को ऑर्डर किया। और इस मोबाइल को मैंने एक एक्सचेंज के अंतर्गत ऑर्डर किया था, जिसमें मुझे मेरे पुराने मोबाइल के एवज में लगभग 5,000 रुपये की छूट हो रही थी। अगर सही आंकड़े कहा जाए तो 4700 रुपये की छूट हो रही थी, जिसे मैंने कहा लगभग 5,000 रुपये की छूट हो रही थी। मैंने उस मोबाइल का ऑर्डर कर दिया और लगभग 3-4 दिन बाद वो मेरे पास मोबाइल डिलीवरी के लिए आ गया। जब वो मोबाइल मेरे घर पर आया तो डिलीवरी बॉय ने मुझे फ़ोन किया कि सर, आपका एक सामान आया है मोबाइल, और आप जो पुराना मोबाइल है उसे भी लेते आइएगा। मैं बहुत खुश था कि मेरा नया मोबाइल आ रहा है, और थोड़ा सा मैंने जोश में होश खोया। मैं तेज़ी से सीढ़ी से उतर रहा था कि अचानक तभी उतरते समय मैं जैसे ही डिलीवरी बॉय करीब पहुंचा, वो मोबाइल जो मेरे हाथ से स्लिप कर गया और ज़मीन पर गिर गया। जैसे ही मैंने मोबाइल को उठाया, डिलीवरी बॉय के सामने जैसे मैंने रखा, तो आश्चर्यजनक रूप से वो मोबाइल तो प्लास्टिक का बना हुआ था, उसके बैक पे जो है पीछे छटक आ गई। और मैंने डिलीवरी बॉय को दिखाया कि भाई मोबाइल है और आप ही के सामने मोबाइल गिरा भी है। तो उसने कहा कि टूटे हुए मोबाइल का या चिटके हुए मोबाइल का एक्सचेंज नहीं होता। तो अब मैं भी समस्या में पड़ गया कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा देखिए, स्थिति तो आपके सामने है, अब आप ही बताइए क्या किया जा सकता है। 1-2 मिनट तक उन्होंने कुछ सोचा और फिर उन्होंने कहा कि चलिए अच्छा, हम इसको ले जाते हैं और कोई कुछ कहेगा तो मैं कह दूंगा कि मुझसे ही गिर गया था। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उस मोबाइल को मुझसे ले लिया और नया मोबाइल मुझे दे दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ फ़ोन नहीं किया या कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं समझ गया कि मेरा काम सफलतापूर्वक हो गया। और जब ऐसा हो गया तो ये स्पष्ट बात थी कि 5,000 रुपये मेरे बच गए। आपको क्या लगता है कि ऐसा डिलीवरी बॉय ने क्यों किया होगा? अगर कोई और होता, शायद मेरी जगह कोई और होता, तो शायद उसके साथ डिलीवरी बॉय इतना सहयोग नहीं करता। लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया, अपनी ज़बान का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जैसे मैं जब भी डिलीवरी बॉय से मिलता था तो मैं नमस्कार करता था, उनके नाम के साथ संबोधन करता था कि नमस्कार, जो भी उनका नाम हो, जी कैसे, उनसे उनका हालचाल पूछता था, कैसे हैं आप। अगर कोई त्यौहार पड़ता था तो मैं उन्हें कहता था नमस्कार, आपको सपरिवार होली शुभ हो। ऐसी छोटी छोटी बातें मैं करता था, और जिस वजह से उनके साथ मेरे संबंध बेहतर हो गए। संभावनाएं ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग जो डिलीवरी बॉय से सामान लेते हैं वे उन्हें कोई महत्व नहीं देते, और वो समझते हैं भाई उनका काम है, वो कर रहे हैं और इससे मेरा क्या लेना देना, और बस वो अपने काम से काम रखते हैं। और डिलीवरी बॉय भी प्रतिक्रिया स्वरूप वे भी उनसे काम से काम रखते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे थोड़ा अच्छे से व्यवहार किया और नियमित रूप से उस व्यवहार को बरकरार रखा, यानी कि अपने ज़बान का अच्छे से इस्तेमाल किया, तो एक ऐसी भी स्थिति आई जब उन्होंने मेरे साथ पूरा भरपूर सहयोग किया और मेरे 5,000 रुपये बचाए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ज़बान चाकू की तरह है, जब आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल हैंडल से करते हैं, यानी कि उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, या धारदार हिस्सा से इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब भी बोलते हैं तो आप आग उगलते हैं और लोगों से अपने संबंध को ख़राब करते हैं। मेरा आपको सुझाव होगा, इस धरती पर हमें जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना लोगों के दिलों को तोड़ने के बजाय अपनी ज़बान के माध्यम से लोगों के दिलों को जोड़ा जाए और उनके हृदय में वास किया जाए। तो ये था आज का एक वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम एक बेहतर और एक सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।